यार मुझे लगता है कि हाई स्कूल का भूत कभी आपको पीछा छोड़ता ही नहीं है। नोट मेकिंग याद है, ये वही राइटिंग वाले सेक्शन में आया करता था क्वेश्चन, और ये अब भी बना हुआ है। बट एक डिफरेंस है। मेरा नाम है स्टीवन फर्नांडिस और मैं आपके लिए नोट मेकिंग बड़ा इजी करने वाला हूं। मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि नोट मेकिंग के कौन से फॉर्मेट्स होते हैं और कितने आसान तरीके से आप परफेक्ट नोट मेकिंग कर सकते हो। इसका मतलब कि अगर यह क्वेश्चन आ गया तो आप 100% मान लो कि आपके मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। मैंने आपको प्लेज करके ये बोला है कि मैं आपको ये टॉपिक्स बहुत कम टाइम में बहुत इजी तरीके से समझाने वाला हूं। तो फिर वेट किस बात का है। इफेक्टिव नोट मेकिंग की कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं, सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए मार्क करने वाला हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले बोला है कि रीड द टेक्स्ट एटलीस्ट ट्वाइस। मैं बोलता हूं शायद सिर्फ एक बार टेक्स्ट पढ़ के आपको बात समझ में आ जाए, बट हां यह आपको करना पड़ेगा कि आप अंडरलाइन करते चलो कि आपने जो पैसेज पढ़ा हुआ है उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि अल्टीमेटली नोट मेकिंग में करना क्या है यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपको एक बड़े पैसेज या एक जो पैसेज आपको दिया हुआ है, टेक्स्ट का पोर्शन दिया हुआ है, आपको जो पैसेज दिया गया है, एक टेक्स्ट का पोर्शन दिया गया है, आपको उसके नोट्स बनाने हैं। यार ये कहां काम आता है, सिंपल सी बात है। एक ऑफिस मीटिंग में आप बैठे हुए, आपके बॉस ने आपको कुछ बात कही, आपको एक बड़ा सा आर्टिकल दिया गया है और बॉस ने बोला यार इसको ब्रेक डाउन करके इसकी समरी मुझे बता देना शाम तक। तो आप क्या करोगे, यू विल मेक नोट्स ऑफ द एंटायर थिंग। मिनट्स ऑफ अ मीटिंग जो लिए जाते हैं वो भी एक तरह की नोट मेकिंग ही है। तो इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि आपको टेक्स्ट को शॉर्टन करने के लिए जितनी भी बेवजह बेकार अननेसेसरी डिटेल्स हैं उनको हटाकर और सिर्फ की पॉइंट्स पर ही फोकस करना है। इसलिए याद रखिए कि आपको बोला गया सबसे पहला काम आप करोगे, एक हेडिंग या एक टाइटल बनाओगे जो आपके मेन आइडिया पे बेस्ड होगा। ये टाइटल शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, राइट। आप लंबे लंबे सेंटेंसेस यहां पे टाइटल में नहीं बनाओगे। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि मेन आइडिया के साथ और कौन से शॉर्ट या एसोसिएटेड आइडियाज या जिन्हें हम सबऑर्डिनेट या सब आइडियाज बोलते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक पैराग्राफ डिफॉरेस्टेशन के एडवांटेजेस बता रहा है, तो एडवांटेजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन ये हो जाएगा आपका हेडर उस पैराग्राफ का, और फिर उसके नीचे सब पॉइंट्स होंगे जो एडवांटेजेस आपको गिनाए गए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, लेस इंपॉर्टेंट या ऐसी इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल काम की नहीं है उसको आप इग्नोर करते चलते हैं। सिर्फ ब्रीफ पॉइंट्स यानी छोटे से छोटे में आपको सारे पॉइंट्स वहां पे गैदर करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि आपको सिस्टमैटिकली डिवाइड करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, यानी पॉइंट्स और पॉइंट्स के भी नीचे अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उससे सब पॉइंट, और उसके भी नीचे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो उसे सब सब पॉइंट बोलते हैं। घबराइए मत, ये जब हम फॉर्मेट समझेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि सिर्फ फ्रेजेस में या पॉइंट्स में आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे, यानी शॉर्ट बिल्कुल स्वीट 4 से 5 वर्ड्स वाले फ्रेजेस। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि आपको सही सही स्पेसिंग और नंबरिंग करनी पड़ेगी सब हेडिंग्स और उसके फाइनल पॉइंट्स की। इसका मतलब क्या, अगर आप देखोगे कि फॉर्मेट में जब हम समझ रहे हैं तो आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सी जगह छोड़ के और फिर सब पॉइंट को लिखा जाता है, फिर उसके बाद अगेन इंडेंटेशन में थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर और फिर सब पॉइंट्स को लिखा जाता है। अगेन ये सब कुछ हम फॉर्मेट में समझने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, यानी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अपना खुद का इंटरप्रिटेशन आप बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। नोट मेकिंग में जैसे के जैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं वैसे आपको लिखना है, सिर्फ शॉर्टन करके। अपना खुद का मतलब डालना आपको यहां पे नहीं है। अपने खुद के वर्ड्स में एक्सप्रेस करने के लिए एक डिफरेंट राइटिंग फॉर्मेट होता है जिसे हम प्रेसी बोलते हैं, PRECIS, जो कि आगे के एक सेशन में कवर होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑथर का जो मीनिंग है यानी ऑथर क्या कहना चाहता है उसको बिल्कुल भी मत चेंज कीजिए। और लास्ट पॉइंट जो आपको दिया हुआ है, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मेट का, वो है एब्रिविएट करना। जो शब्द बार बार रिपीट हुए हैं वैसे वाले वर्ड्स को, और ऐसे जो बहुत लंबे से वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को, ऑफन रिपीटेड और लेंथी वर्ड्स को आप एब्रिविएट करके यानी शॉर्ट फॉर्म बनाकर चलेंगे। सिंबल्स यूज किए जा सकते हैं, एब्रिविएशंस, एक्रोनिम्स, इन चीजों को आगे हम समझने वाले हैं फॉर्मेट समझते वक्त। नाउ नोट मेकिंग के 2 तरीके हैं। पहला लीनियर नोट मेकिंग, यानी जैसे यहां पर देखो फॉर्मेट में दिया गया है, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक लाइन में चीजों को जमाते जा रहे हो। अच्छा देखो फॉर्मेट के लिए यहां पे क्या फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, जैसे एक ये हो गई हमारी
मेन हेडिंग यानी टाइटल जिसे हम कहेंगे। उसके बाद ए वाला जो है ये आपका पहला हेडिंग है। नीचे ए का जो सब पॉइंट है उसको उन्होंने A.1 करके लिखा है। यहां पे नोटिस करते चलिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी मार्जिन थी वहां से थोड़ा सा हटाकर उन्होंने सब पॉइंट को और फिर उसके सब पॉइंट को और थोड़ा सा हटाकर लिखा गया है। इसके आगे जब आप हाईलाइट करोगे तो आपको दिए हुए हैं मेन आइडियाज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स में आ गया। ये रहा आपका नेक्स्ट सब पॉइंट ए वाले का, A.2 से मार्क किया गया है। वैसे ही बी और सी और उसके आगे ऐसे ही चलता जाता है। आपने नोटिस किया कि इसमें एब्रिविएशंस भी यहीं पे आपको डालने होंगे। तो ये पूरा है आपके नोट मेकिंग यानी लीनियर नोट मेकिंग का तरीका। नोट मेकिंग नॉन लीनियर तरीके से भी की जा सकती है और उसमें एक बहुत अच्छा तरीका है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग समझाने के लिए एक सिंपल कहानी बताता हूं। शेरलॉक होम्स नाम के कैरेक्टर के बारे में आपने सुना होगा ना। शेरलॉक होम्स कोई रियल कैरेक्टर नहीं था, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो आर्थर कॉनन डॉयल नाम के एक ऑथर ने लिखी उसकी कहानियां ना। इन कहानियों में उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने दिमाग में उतर कर एक ऐसे घर में चला जाता था जहां पे वो अपना सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता था। इसका मतलब यह है कि शेरलॉक होम्स के दिमाग में एक माइंड पैलेस था where he used to store all of his information. This is called mind mapping. ना सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बल्कि नोट मेकिंग में भी आप माइंड मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। माइंड मैपिंग मतलब सारे इंफॉर्मेशन को विजुअली अपने दिमाग में बना लेना ताकि वो आपको याद रह जाए आगे के लिए। देखो एक विजुअल फॉर्मेट में कैसे उन्होंने हेल्थ को लेकर और उसके वेरियस पॉइंट्स को ऐसा बनाया है जैसे एक पेड़ है। और अगर आप स्लीप को भी देखो तो उन्होंने स्लीप को के भी आगे पॉइंट्स जो हैं वो सारे उन्होंने लिख रखे हैं। बट कितना विजुअल है ना, कितने आसानी से कितने विजुअल तरीके से ये चीज समझाई गई है। ऐसे भी आप विजुअली नोट्स ले सकते हो, चीजों को समझा सकते हो। नॉन लीनियर एक और तरीका होता है, ये रहा आपके लिए। नॉन लीनियर एक और तरीका होता है नोट लेने का और वो है फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट बड़ा आसान होता है। एक फॉर्म या एक अगर मैं बोलूं प्रोसेस है और मुझे उसको समझाना है तो प्रोसेस को मैं ऐसे बॉक्सेस में डाल के भी समझा सकता हूं। जैसे यहां पे एक प्रोसेस समझाई है कि एक नया अकाउंट बैंक में कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि कस्टमर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, फिर उसको सिग्नेचर कार्ड और साइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है एक इंडिविजुअल कस्टमर को। बैंक सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपको एक इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक चेकबुक आपको दी जाएगी और आपका अकाउंट तैयार ना। ये पूरा प्रोसेस देखो कितने आसानी से बॉक्सेस में डाल के एक फ्लो चार्ट वाले मेथड में समझाया गया है। अगेन अगर मैं आपको हाईलाइट करूं कि फॉर्मेट लीनियर वाले तरीके का कैसा होता है तो वापस आ जाते हैं। दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेट। आप जब नोट्स बनाओगे, आपको अगर नोट मेकिंग का क्वेश्चन आया, दिस इज व्हाट योर फॉर्मेट शुड लुक लाइक। याद रखिएगा ये हेडिंग और ये सब हेडिंग्स और सब पॉइंट्स ऐसे जमाने के सही तरीके से इसके ही मेजर मार्क्स मिलते हैं। सो वापस बताते हैं, एक हेडिंग आपकी, उससे पहले एक मेन आपका टाइटल, आपकी पहली सब हेडिंग, उसके सब पॉइंट्स, और अगर किसी सब पॉइंट का भी सब पॉइंट आपको चाहिए तो उसके सब पॉइंट्स यहां पे मार्क्ड हैं। फिर सिमिलरली आपकी सेकंड सब हेडिंग और थर्ड सब हेडिंग, और फिलहाल हम वैसे ही चलते जाते हैं जैसा ये फॉर्मेट बताता है। मैंने कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एब्रिविएशंस डालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप एब्रिविएशंस के बाद लास्ट में की भी बनाते हो जिसमें आप अपने एब्रिविएशंस जो आपने मैक्सिमम टाइम्स यूज किए हैं उनको समझाने की कोशिश करते हो कि एब्रिविएशन का फुल फॉर्म क्या है, और ये नोट मेकिंग में मार्क्स लेकर आता है आपके लिए। बट एब्रिविएट कैसे करें वर्ड्स को और कौन से वर्ड्स को करें? देखो यहां पे अलग अलग तरीके बताए गए। जैसे जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं या बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, लेंथी वर्ड्स होते हैं, उनको आप शॉर्टन कर देते हो। जैसे देखो इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो, मैक्सिमम के लिए मैक्स, स्टैटिस्टिक्स के लिए स्टैट, कॉर्पोरेशन के लिए कॉर्प। और ऐसा भी किया जा सकता है कि अपॉस्ट्रोफी लगा के भी इसे तोड़ा जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट के लिए दोनों हो सकता है, GOVT डॉट या फिर GOV और अपॉस्ट्रोफी और फिर लास्ट वाला अल्फाबेट, राइट। सो एक और ये तरीका है। अच्छा एक ये भी तरीका है, जैसे आप यहां पे देखोगे प्रॉब्लम वाला ये जो वर्ड है,
प्रॉब्लम वाला ये जो वर्ड है, इसमें उन्होंने क्या किया देखो, बड़े क्लियरली इन्होंने प्रॉब्लम में से सारे वावल्स हटा दिए हैं। सो ओ हटा दिया, ई हटा दिया, स्कूल में से दोनों ओ हटा दिए, फिर उसके बाद बैकग्राउंड में से आप यहां देखो ए हटा दिया, ओ हटा दिया, यू हटा दिया। ऐसे वावल्स हटा के भी वर्ड्स को शॉर्टन किया जा सकता है। और एक लास्ट तरीका है फर्स्ट 2 लेटर्स और उसके बाद डॉट लगा देना, या फिर जो फर्स्ट और लास्ट लेटर है उसके बाद डॉट लगा देना, जैसे कि माउंटेन का उन्होंने कर दिया माउंट, क्वाड का क्यूटी और गर्ल का GL। नाउ दिस इज व्हाट एब्रिविएटिंग इज। हम बढ़ते हैं आगे कि कैसे एक्चुअली नोट मेकिंग की जा सकती है एक सैंपल क्वेश्चन देखकर। यहां एक परफेक्ट एग्जांपल, एक पैसेज दिया हुआ है आपको, जिसमें आपको नोट्स बनाने हैं, उसके बाद एक शॉर्ट समरी लिखनी है। अच्छा, ये समरी के बारे में याद रखिएगा कि आपको पूरे कंटेंट जो आपको दिया हुआ है, पैसेज जो है उसका 25% में आपको समरी लिखनी है। यानी अगर यहां पर इतना बड़ा पैराग्राफ है तो उसको सिर्फ 25% में आपको लिख देना है समरी में। ना आप नोट्स पहले कैसे बनाओगे, पहले पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं ना। यहां पे बोला गया है ट्विन्स के बारे में ये है, और आगे कहता है, मैं मेन पॉइंट्स को आपके लिए हाईलाइट करता जाऊंगा जो कि आपको एक्चुअल पैसेज पढ़ते वक्त या क्वेश्चंस पढ़ते वक्त करना है। सो हाईलाइट करते जाते हैं। मोस्ट ट्विन्स आर फ्रेटर्नल। नाउ फ्रेटर्नल का मतलब ऑफ कोर्स आगे समझाया गया होगा। देखो व्हिच मींस करके बोला गया है कि दे डेवलप फ्रॉम 2 सेपरेट एग्स। हम इसे मार्क कर लेते हैं, 2 सेपरेट एग्स व्हिच वर फर्टिलाइज्ड एट द सेम पॉइंट। यानी एक ही वूम में 2 एग्स हैं जो सेम टाइम पे फर्टिलाइज होते हैं और इन्हें फ्रेटर्नल ट्विन्स कहा जाता है, ऐसे जो बच्चे पैदा होते हैं। फिर आगे कहता है कि इनमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नॉर्मल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की तरह होते हैं, यानी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे, शक्ल एक दूसरे के जैसी एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होगी, माँ बाप के फीचर्स जो हैं वो उन बच्चों में होते हैं। बट आगे कहता है कि सिर्फ 1/3 जो ट्विन्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। अब आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले। मेरी कजिन्स हैं जो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, कंफ्यूजन अभी भी होता है इतने सालों बाद कि उनमें से कौन सी कौन है ना। बिल्कुल वैसे ही यहां पे बोला गया है कि ऐसा क्यों होता है आइडेंटिकल, क्योंकि वो एक ही सिंगल फर्टिलाइज्ड एग हैं, उसमें से दोनों बच्चे डेवलप होते हैं, दे शेयर द सेम प्लेसेंटा इवन, तो उन्हें आइडेंटिकल ट्विन्स कहा जाता है। अब यहां पे ये भी बोला गया है कि फ्रेटर्नल ट्विन्स के अनलाइक इनका जेनेटिक मेकअप आइडेंटिकल ट्विन्स का बिल्कुल सेम होता है, उनका डीएनए बिल्कुल सेम होता है, स्ट्रक्चर। और फिर आगे कहता है कि इसी वजह से उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी शक्ल भी बिल्कुल मैच करती है, और यूजुअली वो दोनों सेम सेक्स के होते हैं, मतलब या तो दोनों लड़कियां होंगे या दोनों लड़के होंगे। ऐसा बहुत रेयर होता है दैट आइडेंटिकल ट्विन्स आर आइदर वन मेल एंड वन फीमेल। नाउ कैसे इस चीज के नोट्स बनाए हम, तो आपने देखा यहां पे एक लाइन में ही नहीं, एक वर्ड में उन्होंने टाइटल दे दिया ट्विन्स, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पैसेज ट्विन्स के बारे में था। फिर आगे फ्रेटर्नल ट्विन्स, उन्होंने पहला सब हेडिंग ले लिया, उसके सब पॉइंट्स देखो कि डेवलप फ्रॉम 2 सेपरेट एग्स, जितने भी मेन पॉइंट्स हमने मार्क किए थे फ्रेटर्नल ट्विन्स के बारे में। सेकंड मेन पॉइंट था फर्टिलाइजेशन ऑफ एग हैपेंस एट द सेम टाइम, और आप जैसे देख रहे हो यहां पे उन्होंने देखो डेवलप को वावल्स हटा के एब्रिविएट कर दिया, फर्टिलाइजेशन को इस तरह से उन्होंने एब्रिविएट कर दिया है यहां पे। आगे जब हम मार्क करते जाएं तो फिर आइडेंटिकल ट्विन्स करके सेकंड हमारा सब हेडिंग आ जाता है, जिसमें अगेन कुछ स्मॉलर पॉइंट्स उन्होंने दे रखे हैं। और अगर मान लीजिए कि डेवलप फ्रॉम 1 एग के, या मान लीजिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाला जो पॉइंट था, इसके आगे अगर कुछ और पॉइंट्स होते तो वो लोग इसके भी नीचे सब हेडिंग्स या सब पॉइंट्स डाल देते। नेक्स्ट आपको बनानी है की, यानी जो एब्रिविएशंस आपने यूज किए हैं उनके फुल फॉर्म्स के लिए ये की बनाई जाती है। तो ऐसे बनाई जाती है कि आपने लिख दिया, उसके आगे आपने अपने एब्रिविएशन को सही पॉइंट्स वाइज या बिल्कुल सही लिस्ट डाल के और आपने उसको समझा दिया कि मैंने कौन से एब्रिविएशंस यूज किए हैं, एंड दैट इज योर नोट मेकिंग बेसिकली। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पे सहारा डेजर्ट के बारे में कुछ आपको मेंशन या एक्सप्लेन किया गया है, समझते हैं और मेन पॉइंट्स मार्क करते हैं वापस शुरू में। सबसे पहले आपको बोला गया है कि इफ यू आर लकी इनफ टू गो टू द सहारा डेजर्ट वन डे देन यू विल बी एबल टू सी थाउजेंड्स ऑफ एनग्रेव्ड डेकोरेटेड रॉक्स। तो कह रहा है कि डेजर्ट अगर आप जाओगे सहारा डेजर्ट तो वहां पे आपको ऐसे एनग्रेव्ड डेकोरेटेड रॉक्स देखने को मिलेंगे।
अब ये रॉक्स के बारे में क्या, तो कहता है कि इन रॉक्स पे सीन्स बने हुए हैं, पिक्चर्स बने हुए हैं एनिमल्स के, एग्रीकल्चर के, शीप हर्डिंग के, हंटिंग के, और बहुत सारी पार्टीज या सेरेमनीज या डांसेस जो पुराने जमाने में उस समय हुआ करते थे उन चीजों के। और फिर कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये एक पूरी इलस्ट्रेटेड सी किताब है, एक वंडरफुल सी स्टोन से बनाई हुई है, एक बुक है, इस बारे में वो बात करता है। और फिर बताता है ये पैराग्राफ कि अगर पुराने जमाने में अगर हम वापस जाएं, ट्रिप लें, शायद मान लीजिए एक टाइम मशीन में बैठ के, तो पता चलेगा कि सहारा डेजर्ट एक डेजर्ट नहीं था तब, बल्कि एक ग्रीन और फर्टाइल रीजन था। वहां पे बड़ी बड़ी सी रिवर्स फ्लो होती थी और कहता है कि खूब सारी हरियाली वहां पे थी मेडिटेरेनियन स्टाइल में, यानी पाइन ट्रीज, होम ट्रीज, सीडर, लाइम ट्रीज, कुछ ट्रीज के वो नाम बताता है जो वहां उगा करते थे। इस पैसेज की नोट मेकिंग कैसे करें, देखिए उन्होंने क्या किया है। सबसे पहले उन्होंने मेन पॉइंट लिया, एक टाइटल सहारा डेजर्ट, राइट, व्हाट कैन यू सी, ऐसे करके क्वेश्चन के फॉर्म में भी आप हेडर जो है या सब हेडिंग्स जो हैं उनको बना सकते हो। तो क्या दिखेगा वहां पे, ऑफ कोर्स उन्होंने सबसे पहले ये समझाया था, तो हमने बोला इंजीनियर्ड रॉक्स, राइट, सीन्स ऑफ एनिमल्स, हंटिंग, एग्रीकल्चर, पिक्चर्स ऑफ डांसेस, सेरेमनीज। तो सारे पॉइंट्स को उन्होंने एक एक करके शॉर्टन करके यहां पे सब पॉइंट्स में समझा दिया है। व्हाट वाज सहारा लाइक इन द इनिशियल डेज, ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 2। देखिए मार्किंग कितनी सही तरीके से की गई है हर एक सब पॉइंट की। ऑलराइट, फिर उसके बाद बताता है कि सहारा कैसा था, तो ग्रीन एंड फर्टाइल था, वहां पे मेडिटेरेनियन काइंड ऑफ वेजिटेशन था और रिवर्स फ्लो किया करती थी। ये पॉइंट्स आपने वहां डाल दिए, आपने की बना दी। जितने भी वर्ड्स थे जिनको आपने एब्रिविएट किया, जैसे एनग्रेव्ड, राइट, एग्रीकल्चर, पिक्चर, मेडिटेरेनियन, इन सब वर्ड्स को डाल दिया एंड दैट इज हाउ यू डू नोट मेकिंग। नंबरिंग के बारे में बस इतना याद रखिएगा, जैसे आप देखेंगे अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके की नंबरिंग है, बट वो क्लियर कट होनी चाहिए और बिल्कुल कंसाइज होनी चाहिए, सही मार्क्स छोड़कर इंडेंटेशन सही होना चाहिए, ये चीज आपको फोकस करनी है। आई एम प्रीटी श्योर दैट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो यू हैव बीन एबल टू ग्रास्प द ट्रू मीनिंग एंड द ट्रू फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग, और नेक्स्ट टाइम जब आप नोट मेकिंग करने बैठोगे तो आपको आसान पड़ेगा ये पूरा प्रोसेस। राइटिंग के और भी स्टाइल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। सालों तक स्कूल में आपने एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में सेंटेंसेस को बदला, बट क्या आपको इतना भी पता है कि एक्टिव को एक्टिव और पैसिव को पैसिव क्यों कहते हैं? मेरा नाम है स्टीवन फर्नांडिस and I'm a language expert and I am going to explain not just why active and passive are called so, but कैसे आप active से passive वाले questions को बड़े आसानी से solve कर सकते हैं। हम ये भी समझेंगे कि reported speech यानी direct और indirect speech क्या होता है। But all of that starts with the basics. The basics of grammar, which means कि ग्रामर की शुरुआत कहां से होती है, क्या चीजें बेसिक है ग्रामर में जो आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक रेपिटेशन, एक रिवीजन सा हम करेंगे हाई स्कूल का, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, एग्जाम्पल्स को, सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करके। सो सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि यार सेंटेंस क्या होता है। एक सेंटेंस है, आपने ये डेफिनेशन कई बार सुनी होगी, शायद टीचर्स के मुंह से लिखी भी होगी, अलग अलग बुक्स में पढ़ी होगी, कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाता है वो होता है एक सेंटेंस। यानी पूरा पूरा मतलब उस सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस मार्क करूं तो ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, आई लाइक फिल्म्स, I like horror films, I like horror films which are based on true stories, I like horror films which are based on true stories and terrify me completely. All of these are actually sentences because they make complete sense. बट क्या ऐसा सेंटेंस का टुकड़ा भी होता है जो पूरा पूरा सेंस नहीं बनाता बट फिर भी सेंटेंस में जरूरी होता है? हाँ, इन्हें फ्रेजेस कहते हैं। जरा एग्जाम्पल देखो फ्रेजेस के। इन द नॉर्थ अ येलो ड्रेस एट 5 o'clock। अब अपने आप में ये 3 या 4 वर्ड्स का जो ग्रुप है ये कुछ मतलब रखता है। जैसे एट 5 o'clock तो मुझे समझ में आता है, अच्छा 5 बजे, बट 5 बजे क्या, कौन, कब, कैसे, ये सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं हो पा रहे, और इसीलिए आधा मतलब है। फ्रेज का डेफिनेशन कहता है इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, और उसे हम कहते हैं फ्रेज। अब याद करो यार, हाई स्कूल के टाइम से आपको सिखाया जा रहा है कि एक सेंटेंस का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। याद करो, हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है इन्हें मिलाकर प्रेडिकेट कहा जाता है। यानी सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस किस चीज, किस इंसान, किस व्यक्ति,
किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा था वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बारे में हम क्या बोल रहे थे वो सारी चीजें मिला के प्रेडिकेट कहलाती हैं। प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें आती है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं शी इज अ स्मार्ट गर्ल, तो शी के बारे में बात हो रही है, यहां शी इज द सब्जेक्ट, और स्मार्ट और गर्ल और इज ये सब कुछ मिला के प्रेडिकेट बनाते हैं। बट प्रेडिकेट के सारे टुकड़े क्या हैं इसको भी हम आगे समझेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए क्लॉज के कुछ एग्जांपल्स देखिए। क्लॉज के बारे में एक और पॉइंट यहां पे बोला गया है कि वो अपने आप में पूरा सेंस बना सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उसको किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़े। इसीलिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लॉजेस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जांपल, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। इसके आगे या पीछे मुझे और कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप में मीनिंग पूरा समझाता है कि यार उसके पास गोल्ड की एक चेन है, राइट। या फिर रीना लिव्स इन लंदन। बट अगर एक ऐसा टुकड़ा है, एक ऐसा फ्रेज है जिसको एक दूसरे सेंटेंस की या दूसरे पार्ट की जरूरत पड़ रही है पूरा मीनिंग लाने के लिए, तो उसे फिर हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब अगर मैं बोलता हूं विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो क्या मतलब समझ में आएगा आपको कि गोल्ड से बना हुआ है, बट क्या बना हुआ है वो बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो देखा, एक क्लॉज अपने आप से भी खड़ा रह सकता है एक सेंटेंस में अपना पूरा मीनिंग बनाकर, या फिर हो सकता है उसे सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स की जरूरत बने कि वो पूरा सेंस बनाना शुरू कर दे। याद करो मैंने कहा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो पार्ट्स होते हैं बेसिक एक सेंटेंस के, बट इसके अलावा और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आपको फट से समझाया गया है। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, यानी आपने जिस चीज के बारे में बात करी सब्जेक्ट, वो उसके साथ रिलेशन में उसके क्या बताया गया है, या फिर एक वर्ब यानी एक एक्शन वर्ड जो है उसका इफेक्ट किस चीज पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट ने एक्शन किस चीज पर किया, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट होती है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये दोनों के हम एग्जांपल्स अभी फटाफट से देख लेते हैं। ये देखो यहां पे है राम किक द बॉल, यानी राम ने काम किया, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, किक इज द वर्ब, और बॉल पे क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो बॉल हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। वैसे ही शीला, द बॉल हिट शीला, हिट इज द वर्ब देयर, द बॉल इज डूइंग द वर्क, इट बिकम्स द एक्शन, उसके बारे में बात हो रही है, और शीला को बॉल लगी, वो वर्ब जो है वो काम कर रहा है शीला पे, इसीलिए यहां पे देखो ये सारे वर्ड्स जो हैं जो मार्क किए गए हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ इनके ऊपर वो वर्ब का एक्शन हो रहा है। बट अगर आप इस सेंटेंस में देखोगे आई मेड नेहा पास्ता फॉर लंच, तो मैंने ऑफकोर्स ये सेंटेंस ये नहीं बोल रहा कि मैंने नेहा को बनाया, ये बोलता है कि मैंने नेहा के लिए पास्ता बनाया। नाउ अगर आप मेड जो मेन वर्ब है उसका सीधा सीधा ऑब्जेक्ट देखोगे तो मैंने क्या बनाया, मैंने पास्ता बनाया, बट किसके लिए बनाया, नेहा के लिए, और इसलिए नेहा बन जाती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस केस। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे बोलता है प्रीति इज राइटिंग मी अ लेटर नाउ, तो प्रीति क्या लिख रही है, प्रीति मुझे नहीं लेटर लिख रही है, लेटर बिकम्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट मेरे लिए लिख रही है तो मी बिकम्स द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कितना सिंपल सा एग्जांपल था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझने के लिए। वापस आते हैं ये समझने के लिए सेंटेंस में और कौन से पार्ट्स होते हैं। कहता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको मैं दूं और लिखूं कि आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, सो आई एम द सब्जेक्ट हियर इन दिस केस। बिहाइंड इज अ प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशंस क्या होते हैं हम जानते हैं, जगह पोजीशन बताने वाले वर्ड्स को हम प्रेपोजिशंस कहते हैं, जैसे इन, ऑन, या फिर फ्रॉम, अंडर, बिहाइंड, आफ्टर, ये सारे वर्ड्स तो पोजीशन बताने वाले वर्ड्स। बट मेरी पोजीशन जो है वो बिहाइंड किस चीज के, तो फिर द वॉल जो है वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया यहां पे, और उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। वैसे ही प्रेडिकेट का पार्ट होते हैं वर्ब्स। ना वर्ब्स के बारे में आपने बेसिक बात सुनी हुई है कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, बट वर्ब्स एक्शन के अलावा और चीजें भी बताते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए इस सेंटेंस पे गौर कीजिए। ना ये सेंटेंस बोलता है, ना इस सेंटेंस पे गौर कीजिए, ये सेंटेंस कहता है ही इज रिच, या फिर अगर मैं कहता हूं कि शी इज अनवेल या सिक मान लीजिए, तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप बोलोगे कि यार वर्ब तो है ही नहीं, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता।
अगर एक सिंगल वर्ड भी है जो एक सेंटेंस बना रहा है कंप्लीटली, तो वो वर्ड भी वर्ब होगा, जैसे गो या रन या गेट आउट, राइट ना। यहां पर भी वर्ब है, बट कैसे, समझाता हूं। वर्ब्स ये भी बताते हैं कि किसी का होना या किसी की स्थिति, जिसे हम बोलते हैं स्टेट या कंडीशन, ये भी वर्ब्स बताते हैं। कौन सा, जैसे अगर मान लो हिंदी में आपको बोलना होता कि, तो आप क्या कहते, ही इज रिच को आप बोलते कि वो अमीर है, तो आप किसी का होना या है बता रहे हो, और है वो वर्ब होता है जो आप हिंदी में यूज करते हो। वैसे ही इंग्लिश में होने के लिए जो वर्ब यूज होता है वो है बी ई, दिस इज द मेन वर्ब, जो कि किसी की बीइंग स्टेट या कंडीशन बताता है। अब जैसे हिंदी में हम है को हर जगह यूज नहीं करते, जैसे मैं ये नहीं बोलता, जैसे हिंदी में हम प्लूरल बनाने के लिए बना देते हैं, या फिर अगर मुझे पास्ट में बताना है तो मैं ये नहीं बोलूंगा वो पागल है, मैं बोलूंगा वो पागल था, अब नहीं है शायद, राइट। सो वैसे ही मुझे बी के अलग अलग फॉर्म्स यूज करने पड़ेंगे, किस चीज के लिए, टेंस के अकॉर्डिंगली। तो मैं लिखते जाता हूं आपके लिए कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बी वर्ब के। ये होते हैं इज, एम और आर प्रेजेंट के लिए, जिसमें से हम इज सिंगुलर के लिए चीजों के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। एम यूज होता है फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ, और आर यूज होता है प्लूरल के लिए। बिल्कुल वैसे ही हम पास्ट में यूज करते हैं वॉज या फिर वर, और फ्यूचर में यूज करते हैं विल बी और शैल बी। ये देखो कितना आसान था इस बात को समझना। सो इसका मतलब कि बी और उसके ये जो फॉर्म्स हैं ये भी वर्ब्स होते हैं। अगर ये अकेले एक सेंटेंस में, जैसे ही इज रिच में एक ही यहां पे वर्ब है, तो ये इज यहां पे मेन वर्ब कहलाएगा। बट अगर ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये किसी दूसरे मेन वर्ब की मदद कर रहे हैं, तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है, जैसे कि शी इज स्विमिंग इन द पूल। अब वर्ब्स की ही बात समझने के लिए एक और सेंटेंस लेते हैं। दिस हाउस हैज अ गार्डन, द हाउस हैज अ गार्डन। अब अगर इस सेंटेंस पे गौर करो तो आप फिर पूछोगे कि यार यहां वर्ब क्या है, और अगर आपने हैज गेस किया है तो यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन। दिस हाउस हैज अ गार्डन में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो गार्डन है वो उस हाउस को बिलोंग करता है। सो बेसिकली मैं बिलोंगिंग की बात कर रहा हूं। बिलोंगिंग को पोजेशन भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं आपके लिए, पोजेशन का मतलब किसकी चीज है, किसको बिलोंग करती है। आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइसिकल, द हाउस हैज अ गार्डन। ना यहां पे कौन सा वर्ब है जो मेन, जैसे हमने बीइंग स्टेट या कंडीशन के लिए बी मेन वर्ब लिखा था, वैसे यहां पे मेन वर्ब होता है हैव। और हैव के भी टेंस के अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि हैज और हैव प्रेजेंट के लिए सिंगुलर और प्लूरल, फिर उसके बाद दोनों सिंगुलर और प्लूरल के लिए पास्ट में हो जाता है हैड, और फिर फ्यूचर में हो जाता है विल या शैल हैव। ये देखिए कितना सिंपल सा फंडा था। बट वर्ब्स यहां पे रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाते, वर्ब्स और भी तरीके के होते हैं, वर्ब्स में और भी फंक्शनैलिटीज होती हैं। अगर एक वर्ब गो पर आप ध्यान दें तो टेंस के अकॉर्डिंगली ये वर्ब चेंज होता जाएगा। यार मुझे पास्ट में बोलना है, मैं बोलूंगा शी वेंट टू स्कूल। मुझे प्रेजेंट में बोलना है तो मैं बोलूंगा शी गोज टू स्कूल। और अगर मुझे फ्यूचर में बोलना है तो ये जो वर्ब है इसका टेंस चेंज हो जाएगा और बन जाएगा शी विल गो टू स्कूल। देखा, गो, वेंट या इवन थर्ड फॉर्म गॉन हम यूज करते हैं। बट अगर एक ऐसा वर्ब है, मान लीजिए टू प्ले, तो फ्यूचर में भी टू प्ले होगा, प्रेजेंट में भी टू प्ले होगा और पास्ट में भी टू प्ले होगा। जैसे कि शी लव्ड टू प्ले, शी लव्स टू प्ले एंड शी विल लव टू प्ले। देखा आपने, इसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी ऐसा वर्ब जिसपे टेंस या टाइम की बाधा बिल्कुल नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में तीन तरीके के वर्ब्स होते हैं। पहला, जब आप वर्ब के आगे TO2 ये प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो टू डांस, टू एयर, टू ईट, टू जंप ये बन जाते हैं इन्फिनिटिव्स। यहां पे मार्क कर दूंगा मैं आपके लिए। और इसके अलावा पार्टिसिपल और जेरेंड्स भी होते हैं जिनका हम उतना ज्यादा अपने लैंग्वेज में यूज नहीं करते। जेरेंड का अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं तो एक जेरेंड जो है वो एक ऐसा वर्ब है, मैं आपके लिए लिख देता हूं, एक ऐसा वर्ब है जो कि नाउन का भी काम करता है। एक सिंपल एग्जांपल दूं अगर, तो स्विमिंग। अब ये वर्ड क्या है, या अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो आप फट से बोलोगे कि यार ये एक वर्ब है।
बट अगर इस वर्ब को मैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह डाल दूं एक सेंटेंस में जहां पे नॉर्मली नाउन्स आते हैं, तो ये नाउन का भी काम करने लग जाता है। जैसे अगर मैंने पूछा कौन सी चीज आपकी फेवरेट एक्सरसाइज है, तो आप बोलोगे स्विमिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज। बट हम जानते हैं कि चीज हमेशा एक नाउन हो सकता है, तो हम स्विमिंग यानी एक वर्ब को यहां एक सब्जेक्ट यानी एक नाउन की तरह यूज करें। आईएनजी फॉर्म के साथ वो बन जाता है, देखिए जैसे प्लेइंग और रीडिंग इन दोनों सेंटेंसेस में। एक और एक्सरसाइज इस पूरे ग्रामर के बेसिक्स में आपको समझ में आनी चाहिए, और वो ये है कि सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 बेसिक सेंटेंस टाइप्स हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं यार, ये बहुत बेसिक चीज है, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं। पहला है डिक्लेरेटिव, दूसरा इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। मतलब क्या? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जैसे एग्जांपल्स यहां बताते हैं, किसी सीधी सी बात को डिक्लेयर या स्टेट कर देते हैं। वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जैसे इट इज गोइंग टू रेन, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। मैंने ये सीधे सीधे बात बोल दी। देखिए कितने एग्जांपल्स हैं यहां पे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब जगह पे इस बात को माना जाता है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो कि एक कहावत यानी एक प्रोवर्ब है कि जो कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं वो काटते नहीं। और उसके बाद यहां पे नेगेटिव में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि शी शुड नॉट शाउट एट हर एल्डर्स। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी जिनमें इंपॉर्टेंस दी जाती है किसी चीज को। देखिए रिक्वेस्ट, कमांड्स, सजेशंस और एडवाइस, ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे गेट लॉस्ट एक कमांड है, एक रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी सुन लीजिए या प्लीज लिसन टू मी, एक एडवाइस है कि हाँ दिस वन लुक्स गुड, you know that's my advice to you. Now all of these are imperative sentences. Next sentence type जो है वो है interrogative sentence, यानी जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। Examples कि what is your name, मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, what is your name, where do you live, can you help me solve the puzzle. It's that easy. और आखिरी सेंटेंस टाइप जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, भले वो जॉय हो, सरप्राइज हो, सैडनेस हो, वगैरह वगैरह। तो जैसे यहां बोला गया है व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, देखो वंडर यानी सरप्राइज एक बार बताई गई है, ओ माय गॉड व्हेन डिड यू कम, राइट। या फिर व्हाट अ शेम, तो यहां पे रिग्रेट बताया गया है। अगर ये बेसिक्स आपको ग्रामर के क्लियर हो गए, आई वुड रेकमेंड कि आप मैक्सिमम एक्सरसाइजेस या क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी बात पे आएंगे कि आपसे सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का है, या फिर वर्ब जो है वो कौन से टेंस का या सही आना चाहिए ब्लैंक में। ये होते हैं बेसिक क्वेश्चंस। आपसे सेंटेंस के फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, यानी सेंटेंस कौन कौन से फंक्शंस के होते हैं। अब देखिए यहां पे कौन कौन से दिए हुए हैं, यहां पे बोला गया सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। तो आपको हो सकता है एक सेंटेंस दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन से टाइप का है। अगर ये बेसिक्स आपको एब्सोल्युटली क्लियर हैं, तो आप आगे के दोनों टॉपिक्स मेरे आगे के दोनों सेशंस में समझ पाओगे, which are active and passive and reported speech. But for that, you'll have to wait for my next session, and I will see you then. Till then, peace out.